वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब रिवीजन कर रहे हैं। पिछली क्लास में जो हम कर चुके हैं आप सब ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और रिवाइज करने के बाद इस वीडियो पे आए हैं। अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है सो मूव बैक टू द वीडियो, उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आएंगे। सो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन इज अनदर फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। लाइट के साथ एक जुड़ा हुआ एक और फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। आप सबने ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई पानी की बॉडी देखते हैं, स्विमिंग पूल देखते हैं, लेक्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, तो बाहर से देखने में आपको उसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। जब आप उसमें जाते हैं पानी में तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये ऊपर से तो काफ़ी कम गहरा दिख रहा था, जाने में तो जितना दिख रहा था उससे ज़्यादा गहरा है। या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में डालते हो तो वो बेंड हुआ दिखता है, वो स्ट्रेट नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि जहाँ से पानी में गया है वहाँ से बेंड हो गया है। एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, अगर कभी आप नोटबुक के ऊपर कोई ग्लास का स्लैब रख देते हो तो उसमें लिखे हुए वर्ड्स उठे हुए से दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जो उस ग्लास के थ्रू आप जो भी वर्ड्स देख रहे हो वो नोटबुक या बुक में लिखे हुए वर्ड से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए हैं। सो इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। Refraction is the phenomena through which a light, when it travels from a medium to another, it bends. तो जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। The bending of light when it moves from one medium to another is called refraction. The bending of light when it travels from one medium to another is called refraction. तो दोनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ कब होता है? जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। अब अभी हमने ग्लास वाला एग्जांपल लिया था, तो उसी की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से लाइट जब एक ग्लास स्लैब में ट्रैवल करती है तो उसके साथ क्या होता है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है। तो जैसे एयर एक रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर। तो अगर ये ग्लास है और ये एयर है और इस पे कोई ऐसी लाइट आती है, सो दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमने क्या कहा था, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर दिस इज ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। तो इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। इन केस ये ग्लास और ये एयर है, ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर जा रहा है, ऑप्टिकली डेंसर नॉर्मल से ऑप्टिकली रेयरर। सो इन दिस केस व्हेन द लाइट travels from optically denser to optically rarer medium, the light bends away from the normal. इसको जाना यहाँ चाहिए था, नॉर्मल से उधर चले जाती है, बेंड अवे हो जाती है। इसमें बेंड टूवर्ड्स हो रही है, इसको जाना ऐसे चाहिए था पर ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं द ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। तो अगर एक ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट पास होती है, अच्छा आपने नोटिस करा होगा अभी तक हमने जो भी बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करी उसमें हमेशा किसी एंगल पे इंसिडेंट लाइट की बात हो रही थी। अगर परपेंडिकुलरली कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो ऑफ कोर्स बिना बेंड हुए चले जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल के थ्रू ही जा रही है। इसमें अवे या टूवर्ड्स द नॉर्मल तो कुछ होता ही नहीं है, नॉर्मल के जस्ट पैरेलली या नॉर्मल को कोइंसाइड करते हुए जा रही है, तो ये सीधे सीधे पास हो जाती है विदाउट बेंडिंग। नाउ लेट्स से कि यहां से एक लाइट आई। अब आप लोग मुझे साथ में बताएंगे। सो पॉइंट ए पे
ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन से काफी हद तक सिमिलर है। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये किस तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे कुछ बेंड होगा। दोबारा से रिफ्रैक्शन होना चाहिए बिकॉज अब डेंसर से फिर से रेयरर में जा रहा है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जा रहा है। इसमें क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, तो किस तरफ बेंड होगी? ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो बाहर निकलती है रे, बाहर निकलना मतलब इमर्ज करना, सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो रे बाहर निकल रही है उसको इमर्जेंट रे भी कहते हैं। इसको बी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो आप नोटिस करेंगे अगर ये सीधे सीधे गई होती तो ये कुछ ऐसे निकल जाती, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। इस छोटे से शिफ्ट को डी कहते हैं, जिसे कि हम लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन की वजह से एक ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की डिस्टेंस होती है उसे लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे दो, उसी तरीके से दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं। काफी सिंपल लॉज हैं। तो पहला लॉ तो काफी हद तक सिमिलर है जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। सेकेंड जो लॉ है, अगर आपको याद हो तो रिफ्लेक्शन में था दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट अभी भी अधूरी है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन पॉइंट है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसके लिए? एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। इसको समझाते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से दिस इज ग्लास और ये है एयर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं अल्फा, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मान लेते हैं बीटा। तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा कांस्टेंट होगा। अगर ये एंगल चेंज होता है, ये एंगल हो जाता है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं इसे कहते हैं अल्फा 1 और ये हो जाता है बीटा 1। तो साइन अल्फा 1 अपॉन साइन बीटा 1 भी कांस्टेंट ही होगा। मतलब साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 अपॉन साइन बीटा 1। तो जितना भी हम एंगल्स को चेंज करते रहेंगे, हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो बराबर होगा। आई होप बोथ द लॉज आर क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट, ये जो कांस्टेंट है, दोनों लॉज हमारे हो चुके हैं।
दूसरे लॉ से हमें जो बात पता चली कि साइन अल्फा और साइन बीटा का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मतलब एयर और ग्लास के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा या साइन आई अपॉन साइन आर। इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इसे न्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जैसा कि हमने बात करी थी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक पेयर ऑफ मीडियम, या फिर जो ये कांस्टेंट है वो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए ही कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम आया है, मतलब अगर एयर से ग्लास में जा रहा है तो उसके लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं, अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो कर सकते हैं। बट व्हाट इफ वाटर से ग्लास में जा रहा हो, तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे आइदर ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट मीडियम्स। अभी हमने अभी तक जो इमेजिन किया है वो एयर से हमेशा किसी और मीडियम में जाते हुए करा है। अगर मान लेते हैं एयर से नहीं है, कोई मीडियम 1 है, कोई मीडियम 2 है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा मीडियम है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to, इसे हम अब से ऐसे लिखेंगे, मीडियम 1। तो जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो पहले होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो बाद में होगा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, उसका साइन निकाल रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। एक और फॉर्मूला इसका होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स पे जो डिपेंड करता है। तो आई या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विल बी डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विल बी डिफरेंट। तो स्पीड, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालते हैं, सो इट विल बी स्पीड ऑफ speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब किसी और के रिलेशन के साथ, मतलब किसी और के साथ कंपैरिजन में। तो ये किसी और के साथ कंपैरिजन में मतलब ये वाला, जब दो अलग अलग मीडियम्स हैं। एब्सोल्यूट मतलब, इसमें लिख देते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2। एब्सोल्यूट क्या होगा, जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एब्सोल्यूट में क्या होगा, जब स्पीड ऑफ लाइट या जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रही है, जब ये मीडियम 1 वैक्यूम हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट्स से द मीडियम, जैसे ग्लास, तो इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा 3 × 10⁸। इसमें कई बार हम एयर से आने वाली लाइट को भी कह देते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट
इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन बोथ वैक्यूम एज वेल एज एयर। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, इसलिए कई बार इन्हें रिप्लेस भी कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज भी कर लेते हैं। बेटा साथ में नोट्स बनाते रहना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपका काम आसान हो सके, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, छोटे छोटे अटेम्प्ट्स करके इजीली ये चीज़ें समझ सकें और बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। बट एक आध बार का रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो थ्रू आउट द ईयर आपको बार बार हर 2-2, 3-3 महीने में रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 10th इज़ कंपैरेटिवली वेरी ईजी, सो इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएँ हम लोग। और क्योंकि ये बेसिक्स भी होने वाले हैं, अगर आप 11th 12th में साइंस लेते हैं तो उसका एक बेस या उसका एक फाउंडेशन अभी से बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें हम इजीली आराम से सोच समझ के करें सब कुछ, राइट। भले इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो चलेगा।